Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. In case you're new to this channel, I upload videos every day at 7 pm. Subscribe to the channel and hit the bell icon so that you get notified whenever I upload a video. So in today's video, we are going to cover up Essay 300, which is Planning and Audit of Financial Statements. So let's start the topic or the standard in which we are going to study हाउ वी नीड टू प्लान एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस एसए के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं. तो इस एसए के अंदर ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जब भी वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने वाला होता है, तो उसके लिए वो किस तरीके की प्लानिंग करने की उसको ज़रूरत है या क्या क्या उसको करना होता है सो एज टू प्लान दी ऑडिट. वो सभी इस स्टैंडर्ड के अंदर गवर्नड है. अच्छा, अब ये जो ऑडिट की प्लानिंग हो रही है, कौन से ऑडिट की प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं? ये रिकरिंग ऑडिट की प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. बट इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के लिए इन्होंने कुछ एडिशनल कंसिडरेशंस दी हैं. मतलब ये सब तो आपको करना ही है, लेकिन इसके अलावा आपको और भी चीज़ें करने की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि आपका एंटिटी के साथ पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो आपको पता नहीं है पिछले साल तक क्या हो रहा था. सो यू हैव टू take into account some additional considerations while conducting the audit of an entity for the first time. So there are some additional considerations which are given under this essay. So first of all, what are the requirements of essay 300? तो essay 300 की requirement है, सबसे पहले आपको प्लानिंग करते वक्त अपनी जो भी एंगेजमेंट टीम है उसके मेंबर्स को इंक्लूड करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे कि वो इस प्लानिंग एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएँ. अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा है, एक्सपर्टीज़ रही है, उसको यूटिलाइज़ कर पाएँ और आपके ऑडिट को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली करने में हेल्प कर पाएँ. तो उन प्लानिंग एक्टिविटीज़ के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड इन्वॉल्व दी मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम. Secondly, you have to do the preliminary engagement activities. Preliminary engagement activities का मतलब ऐसे 220 के हिसाब से हमने पढ़ा था कि आपको कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं जिसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हो वेदर यू विल कंटिन्यू विद दिस क्लाइंट और नॉट. In case of recurring audit, you will decide whether to continue, but in case of initial audit engagement, you will decide whether to accept the audit or not. राइट. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे 220 के हिसाब से जो प्रोसीजर्स बताए हुए हैं वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे एंड देन यू विल डिसाइड वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद द क्लाइंट रिलेशनशिप और नॉट. So that you need to do as a preliminary engagement activity. Secondly, you have to evaluate the compliance of ethical requirements. Ethical requirements भी हमने ऐसे 220 के अंदर कवर की थी. क्या क्या ethical requirements होती हैं? Integrity, objectivity, professional behavior, professional competence and due care, and C for confidentiality. ठीक है, तो ये हमने 5 ethical requirements पढ़ी थी, जिसमें ये आपको चेक करना है कि क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस हो रहा है, नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा होगा तो आप क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा, इस वजह से यू वोंट बी एक्सेप्टिंग. Also you need to see whether independence is there or not. So these are the things which you need to check as a preliminary engagement activity which is required by SA 220. ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आपकी इंगेजमेंट हो रही है क्लाइंट के साथ वो essay 220 जिसके अंदर टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट के बारे में बताया हुआ है, क्या वो टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट भी क्लियरली समझ पा रहे हो, सही हैं या नहीं हैं. कुछ प्रॉब्लम है तो उनको डिस्कस करना है या essay 220 के हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको कंप्लाई करना है. So to establish an understanding of the terms of engagement with the client as per the requirement which essay 210. ये हमने अभी वीडियोस में कवर नहीं किया है, बट आई एम श्योर आपको ये पता होगा. नहीं भी है तो हम ये आगे जाके कवर कर लेंगे. ठीक है. सो आपको क्या क्या प्रीलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में करना है? फर्स्ट वन इज़ यू हैव टू चेक वेदर you should continue with the client or not as per SA 220. Secondly, you need to check the compliance of ethical requirements including independence as per SA 220. Thirdly, you have to see whether you are able to understand the terms or you have to develop an understanding of the terms of engagement as per SA 210. यहाँ तक क्लियर है? Yes. थर्ड आ जाते हैं प्लानिंग एक्टिविटीज़ में. तो प्लानिंग एक्टिविटीज़ के अंदर व्हाट यू नीड टू डू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी, ऑडिट स्ट्रैटेजी. जब ऑडिट स्ट्रैटेजी बन जाती है उसके बाद ही आपका ऑडिट प्लान बनता है. सो द फर्स्ट स्टेप इज़
टू मेक एन ऑडिट स्ट्रैटेजी. नाउ व्हाट इज़ ऑडिट स्ट्रैटेजी और इससे क्या होता है? तो ऑडिट स्ट्रैटेजी आपके ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को इस्टेब्लिश करने के लिए ऑडिटर बनाता है, जिसमें आपके स्कोप क्या रहेगा ऑडिट का, क्या टाइमिंग रहेगी, ऑडिट करने की क्या डायरेक्शंस हैं, किस तरीके से ऑडिट होगा, किस तरीके से ऑडिट प्लान को बनाना है, इस चीज़ की गाइडेंस भी आपकी ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर दी होती है. सो सबसे मेन क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी बनती है, ऑडिट प्लान बनता है, तो ऑब्वियसली ऑडिट स्ट्रैटेजी बनती है. क्यों? क्योंकि ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर ओवरऑल ऑडिट प्लान को बनाने की गाइडेंस दी हुई है. ठीक है, तो पहले क्या बनेगा? ऑडिट स्ट्रैटेजी. ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर क्या क्या दिया होगा? स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शंस ऑफ ऑडिट एंड द गाइडेंस टू डेवलप द ऑडिट प्लान. अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपको कंसिडर करने की रिक्वायरमेंट होती है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द ऑडिट स्ट्रैटेजी? तो आपको देखना पड़ेगा ना कि आपकी एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आपके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपको किन किन चीज़ों पर रिपोर्ट करना है, किन किन चीज़ों पर रिपोर्टिंग की आपकी रिक्वायरमेंट आती है, आपको वो चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी. आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर आपको अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को सिग्निफिकेंटली डायरेक्ट करना पड़ेगा, एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे उनको डायरेक्ट करने में, समझाने में. आपकी प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ का क्या रिज़ल्ट आया उसको आपको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है. देखना पड़ेगा कि जो भी आपके प्रोसीजर्स हैं जिनको आप प्लान कर रहे हो परफॉर्म करने के लिए, उनका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट कितना कितना होना चाहिए. Once you have considered all these factors while preparing your overall audit strategy, now you will have to prepare the audit plan. Audit plan में क्या आएगा? Audit plan के अंदर दो चीज़ों की या रादर 3 चीज़ों की डिस्क्रिप्शन आएगी. 3 चीज़ें कौन सी? पहला, NTE, nature, timing and extent of risk assessment procedures which are required as per SA 315, and the NTE of planned responses to the assessed risks as required by SA 330, and the other things would be other planned audit procedures so that the compliance with other SAs also goes on. So आपको 3 चीज़ों की डिस्क्रिप्शन को डालना पड़ता है अपने ऑडिट प्लान के अंदर. कौन सी 3 चीज़ें? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो SA 315 के हिसाब से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करने हैं उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या रहेगा. अब आपने जो प्रोसीजर्स किए उससे आपको कुछ रिस्क असेस हुए, उन रिस्क्स को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, उनके लिए आपने क्या रिस्पॉन्सेस प्लान किए हैं, उन रिस्पॉन्सेस का क्या नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट होने वाला है, दैट यू नीड टू डिस्क्राइब और यू हैव टू गिव द डिस्क्रिप्शन इन योर ऑडिट प्लान. आपके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होने वाले हैं विद लाइक व्हाट विल बी योर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल, सब्सटैंटिव, एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होने वाला है. तो ये आपका कैसे डिटर्मिन होगा? SA 330 में आपने कुछ प्लान करे होंगे रिस्पॉन्सेज विद रिस्पेक्ट टू दी असेस्ड रिस्क, तो वो उनके अकॉर्डिंग यू विल डिसाइड योर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स. ऑल्सो आपको कुछ और ऑडिट प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं जिनको परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट आए. वाई? बिकॉज यू हैव टू कंप्लाई विद द अदर स्टैंडर्ड्स एज वेल. सो आपको अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स को भी देखना पड़ेगा जिससे कि आप दूसरे एसेज का भी कंप्लायंस कर पाओ. ठीक है, अब ये हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया फर्स्ट पॉइंट रिक्वायरमेंट का, विच वाज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स. सेकेंड वन वाज द प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़. थर्ड वन वाज द प्लानिंग एक्टिविटीज़. एंड द फोर्थ वन इज़ डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन किस चीज़ का करोगे? जो भी काम कर रहे हो उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करना होता है. तो अभी तक आपने क्या किया है? ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई, ऑडिट प्लान बनाया, दोनों को डॉक्यूमेंट करो. तीसरा, एक बात बताओ, अगर एक बार ऑडिट प्लान ऑडिट स्ट्रैटेजी बना ली तो क्या उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते? बाद में हो सकते हैं. सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस, कुछ इवेंट्स ऐसे हो जाएं, कुछ कंडीशंस ऐसी अराइज हो जाएं, या कुछ ऐसे एविडेंसेस मिल जाएं जिनके बेसिस पर आपको लगता है कि आपका NTE में चेंजेस होने चाहिए. आपको कुछ ऐसे एविडेंसेस मिल गए बाय कंडक्टिंग दी ऑडिट प्रोसीजर्स कि आपको लगा नहीं मैंने जो डिसाइड किया था उससे देयर मस्ट बी सम चेंजेस जिससे कि ऑडिट अच्छे से हो पाए. सो व्हाट विल बी डन? आपको अपने चेंजेस करने पड़ेंगे इन दी ऑडिट स्ट्रैटेजी अलॉन्ग विद ऑडिट प्लान. अब इन चेंजेस का क्या रीज़न है वो भी आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ चेंजेस कर देने से काम नहीं चलेगा. चेंज क्यों किया उसका रीज़न भी आपको रखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा.
So what the auditor needs to document is, first of all, the audit strategy, second is the audit plan, third one is the significant changes. ऐसे छोटे मोटे changes नहीं होते, but जो कुछ significant changes होते हैं in the strategy and overall plan, along with reasons need to be documented. अच्छा, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? ऑडिट प्रोग्राम ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके क्या क्या प्रोसीजर्स आप परफॉर्म करने वाले हो, उन सभी की बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है, डिटेल में दिया होता है, प्लस आपकी जो भी एंगेजमेंट टीम है उसमें कौन से मेंबर्स हैं उसकी डिटेल दी होती है आपके ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। आपकी ऑडिट की क्या टाइमिंग रहेगी, कब से कब तक चलने का प्लान है, वो सब लिखा होता है। सारी जो भी डिटेलिंग पार्ट होता है ना ऑफ द प्रोसीजर्स, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, टाइमिंग वगैरह वगैरह, दैट ऑल इज़ डॉक्यूमेंटेड एंड दैट डॉक्यूमेंट इज़ नोन एज योर ऑडिट प्रोग्राम। क्लियर। अब बात करते हैं जब आप प्लानिंग डिसीजंस में चेंजेस करते हो, तो एक बात बताओ, जो चीज़ आप प्लान कर रहे हो क्या वो हमेशा ही वैसे रहेगी जैसा आपने प्लान किया है, या देयर माइट बी सम चेंजेस इन दैट? देयर माइट बी चेंजेस, ज़रूरी नहीं है ना कोई भी चीज़ आज डिसाइड कर ली तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आपका हमेशा ही वही रहेगा क्योंकि कोई चेंजेस नहीं आ सकता, आपका एनवायरनमेंट स्टैटिक है। नो, योर एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक, सर्कमस्टांसेस माइट चेंज, जिसकी वजह से आपको लग सकता है जो आपने प्लान किया था वैसा काम नहीं चल रहा है, सो यू नीड टू मेक सम चेंजेस। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से प्लान करते रहना पड़ेगा और तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक आपका फाइनली ऑडिट कंक्लूड नहीं हो जाता। सो प्लानिंग जो है वो डिस्क्रीट फेज़ नहीं होता, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो कि आपके ऑडिट ख़त्म होने के बाद स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ऑडिट ख़त्म हुआ दूसरे ऑडिट के लिए इट स्टार्ट्स विद विद इन दैट टाइम ओनली एंड इट एंड्स व्हेन द ऑडिट एंगेजमेंट एंड्स। मतलब जैसे ही आपका पिछला ऑडिट ख़त्म होता है वहीं से स्टार्ट होके जब तक ये ऑडिट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपकी प्लानिंग चलती रहती है। वाई? बिकॉज इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एक बार डिसाइड कर लिया तो ख़त्म नहीं, आपको बार बार प्लान करना पड़ता है एज पर द इवेंट्स, कंडीशंस, सिचुएशंस, व्हाटएवर बी द केस। ऑडिटर को इसी वजह से क्या करना पड़ता है, बार बार अपनी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को, ऑडिट प्लान को जब भी ज़रूरत पड़ती है उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, उसमें अपडेशंस करने पड़ते हैं और उसको इन चेंजेस का रीज़न बताना पड़ता है कि क्यों ये चेंज किया जा रहा है। प्लस उस चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई चीज़ करी और डॉक्यूमेंट नहीं करी तो मतलब नहीं करी। कुछ भी कर रहे हो सो यू नीड टू हैव द डॉक्यूमेंटेशन फॉर दैट। चेंजेस किस वजह से हो सकते हैं उसके रीज़न समझते हैं। हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ गए जो पहले जब आप प्लानिंग कर रहे थे तो उस टाइम पर नहीं थे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है ना, अनएक्सपेक्टेड है मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, प्लान नहीं किया जा सकता था। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो गए जिसकी वजह से आपको चेंजेस करने पड़ रहे हैं। हो सकता है जो कंडीशंस पहले थी वो कंडीशंस आज प्रिवेल नहीं करती जिसकी वजह से आपको चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो येस यू विल हैव टू मेक दी चेंजेस। थर्ड वन इज़ ऑडिट एविडेंसेस। ऑडिट एविडेंसेस आपने क्या किया, आपने कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करे। प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद यू रियलाइज्ड कि आपने जो NTE रखा था, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट, वो तो चेंज करना पड़ेगा बिकॉज यू नीड टू डू दी ऑडिट इन मोर डिटेल बिकॉज you have found out some differences or some discrepancies which is making you more skeptical or creating a doubt in your mind that you need to perform the audit very well or with an increased NTE. So in that particular case also, these evidences are the situations or the reasons or factors which are requiring changes in your overall audit strategy and overall audit plan. सो चेंजेस में क्या क्या लिख सकते हैं हम? चेंजेस जो प्लानिंग डिसीजंस या एक्टिविटीज़ की बात करें तो प्लानिंग इज़ नॉट अ डिस्क्रीट फेज, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ऑडिट एंड continues till the completion of the current audit engagement. Auditor needs to update and change the overall audit strategy, audit plan as necessary during the course of audit. Changes made needs to be documented along with reasons. प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए. चेंजेस में अराइज बिकॉज ऑफ द फैक्ट देर आर सम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, देर आर सम चेंजेस इन कंडीशंस और ऑडिटर हैज़ obtained some audit evidences by performing some audit procedures which is creating some doubt or creating some skepticism in the mind of the auditor. Right.
अब 6 पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एडिशनल कंसिडरेशंस आपको क्या लेनी पड़ेंगी अगर आप इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कर रहे हो। क्यों लेनी पड़ती हैं कुछ एडिशनल कंसिडरेशन जब आप इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट करते हो? तो उसका रीज़न ये होता है क्योंकि आपका कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है इस पर्टिकुलर एंटिटी के साथ, क्योंकि आपने इनका ऑडिट नहीं किया था, तो इसलिए आपको थोड़े से एडिशनल चीज़ों को करना पड़ेगा जिससे कि आप ऑडिट को कंटिन्यू कर पाओ। सो क्या क्या चीज़ें होंगी? तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर कोई भी लॉ रेगुलेशंस या फिर किसी में भी कोई प्रोहिबिशन नहीं है जिसमें आप पिछले ऑडिटर के साथ एक मीटिंग करके एक डिस्कशन करके उनके वर्किंग पेपर्स को एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। वर्किंग पेपर्स किसकी प्रॉपर्टी होती है? ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है। अगर वो चाहे तो ही वो किसी को दे सकता है। देयर इज़ नो बाउंडेशन की उसको दिखाने ही पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे, नो। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है। ऑडिटर चाहता है तो वो दिखाएगा, ऑडिटर नहीं चाहेगा तो वो नहीं दिखाएगा। सो अगर किसी लॉ रेगुलेशंस के अंदर कोई प्रोहिबिशन नहीं है तो ऑडिटर हो सकता है पिछले ऑडिटर के साथ कोई डिस्कशन करने के लिए जा सकता है जिससे कि वो वर्किंग पेपर्स को एक बार रिव्यू कर सके। क्यों? क्योंकि वर्किंग पेपर से काफ़ी आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको चेक करने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। प्लानिंग अच्छे से कर पाएगा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट की। ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी? F से 5-10 के हिसाब से जो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स पर लगते हैं। बेसिकली ओपनिंग बैलेंसेस आपको जब चेक करने होते हैं तो उस केस में आपको ऐसे 5-10 आ जाता है, तो 5-10 की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। आपको जो भी ओपनिंग बैलेंसेस चेक करने हैं उसके लिए क्या प्रोसीजर्स लगाने हैं वो रिक्वायरमेंट आपको ऐसे 5-10 के हिसाब से फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। ऐसे 20 में हमने पढ़ा था क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस इन केस ऑफ इनिशियल ऑडिट बट कॉन्टिन्यूएंस इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट। रीज़न इज़ वेरी सिंपल। जब आप फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हो तो यू हैव टू एक्सेप्ट समथिंग एंड व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर द सेकेंड थर्ड टाइम देन यू हैव टू कंटिन्यू, यू हैव टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू और नॉट, राइट। सो यहाँ पर वर्ड आपको मिलेगा प्रोसीजर्स आपको ऐसे 220 के हिसाब से करने हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? क्लाइंट एक्सेप्टेंस, रिलेशनशिप और एंगेजमेंट। हमने जब पहले प्रेकरिंग ऑडिट के लिए जो जनरल रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था क्लाइंट व्हाट? क्लाइंट कॉन्टिन्यूएंस। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? क्लाइंट एक्सेप्टेंस, करेक्ट। सो और भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं जो आपको डिस्कस करने हों, जैसे कि मैनेजमेंट TCWG के साथ आपको लग सकता है कि मुझे कुछ मैटर्स को डिस्कस करना है, कम्युनिकेट करना है, या कुछ एस्पेक्ट्स हैं ऑडिट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, ऑडिट प्लान से रिलेटेड, दैट आई नीड टू डिस्कस विद दी मैनेजमेंट ऑफ द TCWG। सो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और एडिशनली कंसिडर करनी पड़ेंगी व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द ऑडिट फॉर द फर्स्ट टाइम, यू आर परफॉर्मिंग द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। सो इन दैट पर्टिकुलर केस दीज एडिशनल कंसिडरेशंस नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। सो बहुत ही इजी सा स्टैंडर्ड है, बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है। हमें बस ये समझना है कि इस स्टैंडर्ड के अंदर बोला क्या है। अगर आपको स्कोप पता होगा, स्कोप पता होता है तो ईजिली आप रिकॉल कर पाते हो कि इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो स्कोप बहुत ईजी था कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जब भी वो ऑडिट को प्लान कर रहा होता है, ठीक है। तो अब ऑडिट प्लान कौन से ऑडिट के केस में? रिकरिंग ऑडिट के केस में। इनिशियल ऑडिट के केस में कुछ एडिशनल, नॉट ओनली बट एडिशनल कंसिडरेशंस हैं जिनको आपको कंसिडर करना पड़ता है वाइल प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट SA 300. So if you like the video, do give it a thumbs up and share it with your friends who might find these videos useful. Also subscribe to the channel if you haven't done it yet, and thank you for watching guys. Take care. Bye bye.